आज की कहानी है सास ने सिखाया बहू को सबक। सूरज निकला नहीं कि बुढ़िया को ढोंग शुरू। कभी तुलसी में जल, कभी घंटी की ठन ठन। इंसान चैन से सो भी न पाए। रसोई के आले से चाय की केतली को जोर से पटकती हुई सुमन बाहर निकली। उसकी आंखों में छाई सुर्ख रंगत और तनी हुई भौएं चीख चीख कर कह रही थी कि आज फिर से इस घर में बारूद बिछने वाला है। सुमन इस घर की बड़ी बहू, रंग रूप में तीखी, लेकिन जबान उससे भी ज्यादा कड़वी। शादी के 3 साल बाद भी उसने इस घर की दीवारों को कभी अपना नहीं माना था। उसके लिए यह घर सिर्फ एक ऐसा मैदान था जहां उसे अपनी हुकूमत चलानी थी। अन्नपूर्णा देवी ने जल का पात्र नीचे रखा, तुलसी को प्रणाम किया और बेहद शांत स्वर में बोली, बहू, लल्ला को दफ्तर निकलने में देर हो जाएगी। नाश्ता समय से बन जाता तो। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए। सुमन ने बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में वो जहर था जो सीधे कलेजे में उतरता था। जब से इस घर में आई हूँ, बस आपका हुक्म सुन रही हूँ। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब मेरी जिंदगी में अड़ंगा लगाना बंद कीजिए। मुफ्त का खा खा कर खाट तोड़ती हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। आंगन के कोने में खड़े मटके की तरह अन्नपूर्णा देवी का मन शांत रहा। वे जानती थी कि उबलते हुए दूध पर पानी के छींटे ही काम आते हैं, लाठियां नहीं। और वे चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दोपहर ढलते ढलते घर में राई और हींग के छौंक की महक फैल गई, लेकिन उस महक के पीछे जहर की एक परछाई भी तैर रही थी। सुमन का पति शिवेश थका हारा दफ्तर से लौटा। जैसे ही उसने हाथ मुंह धोकर आंगन में बिछी खाट पर कदम रखा, सुमन थाली पटकते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। देख लो अपनी माँ के ठाठ, सुमन ने चिल्लाकर कहा, ताकि आवाज अंदर कमरे तक जाए। दिन भर कमरे में पड़ी रहती हैं, जरा सा हाथ बटाने को कह दो तो मुंह फुला लेती हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस खानदान में ब्याही गई। न ढंग का खाना मिलता है, न चैन की सांस। शिवेश ने माथे का पसीना पोंछा और दबी आवाज में कहा, सुमन जरा धीरे बोलो, माँ जी सुन लेंगी। उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले हम दोनों भाइयों को पाला है। पिताजी के जाने के बाद। अरे रखिए अपने पिताजी और माँ जी की पुराण। सुमन गर्जी, हर बात में माँ का पक्ष लेना बंद कीजिए। अगर इतनी ही प्यारी है माँ, तो उनके साथ ही रहिए। मैं साफ साफ कह देती हूँ, या तो यह बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं। अब मुझसे यह रो रोज की किचकिच नहीं सही जाती। अंदर कमरे में बैठी अन्नपूर्णा देवी हाथ में रामायण लिए बैठी थी। पन्ने पलटते हुए उनकी अंगुलियां जरा सी कांपी, लेकिन आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं छलकी। सुमन का झगड़ा अब रोज का नियम बन चुका था। कभी दूध वाले से हिसाब को लेकर बवाल, कभी कामवाली को भगा देना, तो कभी सास के कपड़ों को देकर ताने मारना। अन्नपूर्णा देवी चाहती तो एक बार डांट कर उसे उसकी औकात दिखा सकती थी, लेकिन वे किसी सही वक्त का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा वक्त जो बिना बोले ही सब कुछ साफ कर दे। हफ्ते बीतते गए, सुमन का रवैया और खराब होता गया। एक दिन उसने हद ही कर दी। उसने रसोई का सामान अलग कर दिया और सास का खाना एक अलग एल्युमिनियम की थाली में रख कर कमरे के बाहर पटक दिया। आज से आपका खाना अलग बनेगा, सुमन ने मुंह बनाकर कहा। अपनी पेंशन के पैसे से जो मंगवाना हो मंगवा लीजिए। शिवेश ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन अन्नपूर्णा देवी ने बेटे को रोक दिया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं लल्ला, बहू ठीक ही तो कह रही है, परेशान मत हो। उसी शाम अन्नपूर्णा देवी ने अपनी भारी लकड़ी के संदूक से एक पुरानी पीतल की नक्काशीदार अलमारी की चाबी निकाली। वे चाबी लेकर आंगन में आई, जहां सुमन बैठी थी। अन्नपूर्णा देवी ने वह चाबी सुमन की गोद में रख दी। यह इस घर की तिजोरी की चाबी है बहू, अन्नपूर्णा देवी ने शांत स्वर में कहा। अब इस घर की मालकिन तू है। आज से इस घर का सारा लेन देन, तिजोरी में रखे पुश्तैनी जेवर और घर की जिम्मेदारी सब तेरी। मैं अब सिर्फ अपने कमरे में रहकर भगवान का नाम लूंगी। सुमन की आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई, जिसकी चाहत उसे बरसों से थी। इस घर का पूर्ण अधिकार। वह अब इतनी आसानी से उसकी झोली में आ गिरा था। उसने झट से चाबी का गुच्छा अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। अन्नपूर्णा देवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी, जैसे किसी मचे हुए खिलाड़ी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी हो। चाबी मिलते ही सुमन का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने घर के हर नियम को बदल डाला।
अपनी मर्जी से खर्च करना, रिश्तेदारों में सेखी बघारना और हर बात पर यह जताना कि अब घर की असली हुक्मरान वही है। लेकिन घर चलाना सिर्फ चाबी घुमाने जितना आसान नहीं होता। महीने का अंत आते आते घर का राशन खत्म होने लगा। दूध वालों ने 3 महीने का बकाया मांगते हुए दूध देना बंद कर दिया। धोबी, सब्जी वाला और किराना वाला दुकान सब घर के दरवाजे पर आकर तगादा करने लगे। सुमन ने जब तिजोरी खोली तो उसमें से पैसे पानी की तरह बह चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हिसाब कहाँ से बिगड़ गया। ऊपर से सीवीएस की कंपनी घाटे में चली गई और उसकी 2 महीने की तनख्वाह अटक गई। घर में पैसों की तंगी इस कदर बढ़ी कि चूल्हा जलना मुश्किल होने लगा। सुमन की रातों की नींद उड़ गई। जो औरत कल तक सास को मुफ्तखोर कहती थी, आज खुद एक एक रुपयों के हिसाब के लिए अपने बाल नोच रही थी। तभी एक नया तूफान आया। गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ गिरधारी लाल अपने 2 आदमियों के साथ घर के मुख्य दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने हाथ में कुछ कागजात थे। सिवेश कहाँ है? सेठ की कड़क आवाज गूंजी। सुमन बाहर निकली। क्या बात है? इस तरह हमारे घर पर चिल्ला क्यों रहे हो आप? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं? सेठ गिरधारी ने कागज लहराते हुए कहा। तुम्हारे ससुर ने मुझसे 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे इस घर के एवज में। 3 साल से ब्याज नहीं मिला है। आज या तो पूरा हिसाब करो, मूल और ब्याज मिलाकर 8 लाख रुपए, या फिर यह घर खाली करो। आज शाम तक का वक्त है। सुमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 8 लाख रुपए! घर नीलाम होने की कगार पर था। अगर पैसे नहीं है तो शाम को पटवारी आएगा और इस घर पर ताला लगा जाएगा। अपनी सास और पति को लेकर सड़क पर आ जाना। सेठ गिरधारी लाल पैर पटकते हुए चले गए। सुमन के घमंड की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वह आंगन में घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सिवेश भी दफ्तर से भागा भागा आया। कागजात देखकर उसके भी हाथ पांव फूल गए। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? सुमन ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी चाबी को देखा। जिस तिजोरी पर उसे इतना नाज था वह आज खाली पड़ी थी। उसने बेबसी में चाबी का गुच्छा फर्श पर फेंक दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अन्नपूर्णा देवी बाहर निकली। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। वे धीरे धीरे चलकर आंगन में आई और फर्श पर पड़ी चाबी को उठाया। इतना शोर क्यों मचा रही हो बहू? उन्होंने पूछा। माँ जी, आप अभी बेखबर बनी हैं? सुमन रोते हुए चिल्लाई। यह घर बिकने जा रहा है। सेठ गिरधारी 8 लाख रुपए मांग रहा है, वरना हमें सड़क पर फेंक देगा। अन्नपूर्णा देवी ने सुमन को देखा। फिर वे अपने कमरे के पुराने संदूक के पास गई और उसमें से एक मटमैला सा कपड़ा निकाला। जब उन्होंने उस कपड़े की गांठ खोली तो उसमें से एक पुरानी डायरी, सोने के 4 कंगन और कुछ स्टाम्प पेपर निकले। अन्नपूर्णा देवी ने वह स्टाम्प पेपर सिवेश के हाथ में थमा दिए। पढ़ इसे लल्ला, उन्होंने कहा। सिवेश ने कांपते हाथों से कागज पढ़ा और उसकी आंखें फैल गई। यह तो सेठ गिरधारी लाल की रसीद है। पिताजी ने अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले ही उनका पूरा कर चुका दिया था। सुमन ने हक्का बक्का होकर देखा। अगर कर्ज चुकता हो गया था तो सेठ गिरधारी झूठ क्यों बोल रहा था? अन्नपूर्णा देवी बोली। क्योंकि गिरधारी जानता था कि इस घर की बागडोर अब एक ऐसी बहू के हाथ में है जो घमंड में अंधी है। उसे खबर लग गई थी कि घर की चाबियां तेरे हाथ में आ गई है और घर में कड़वाहट फैली है। उसने सोचा कि फूट पड़े घर को लूटना सबसे आसान होता है। अन्नपूर्णा देवी ने अपने हाथों में रखे सोने के जेवरों को देखा और सुमन की ओर बढ़ाया। और रही बात इन जेवरों की, अन्नपूर्णा देवी ने कहा, जब तुमने इसे रसोई से अलग किया था तब मैंने अपनी पेंशन और इन पुराने जेवरों को सहेज कर रखा था। मुझे पता था कि तुम जिस तरह से घर चला रही हो एक दिन यह नौबत आएगी। मैं चाहती तो पहले ही दिन तुम्हें यह सब दिखाकर रोक सकती थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें यह सब पहले दे देती तो तुम कभी नहीं सीख पाती कि घर सिर्फ चाबी के गुच्छों से नहीं चलता। घर चलता है जब्त से, सब्र से और एक दूसरे के सम्मान से। सुमन का सारा घमंड उस वक्त एक पल में भाप बनकर उड़ गया। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस तो अभी खुलना बाकी था। सिवेश ने पूछा, माँ, लेकिन पिताजी ने जब कर्ज चुका दिया था तो आपने यह रसीद इतने सालों तक संभाल कर क्यों रखी? और गिरधारी लाल इतने साल चुप रहने के बाद आज ही क्यों आया? अन्नपूर्णा देवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्योंकि गिरधारी लाल को यहाँ मैंने ही बुलाया था। अन्नपूर्णा देवी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। आंगन में सन्नाटा छा गया।
आपने आपने सेठ को बुलाया था? सुमन के मुंह से वह मुश्किल शब्द निकले। हाँ बहू, अन्नपूर्णा देवी ने कहा। 2 दिन पहले जब गिरधारी बाजार में मुझसे मिला तो उसने कहा था कि माँ जी आपकी बहू बहुत उड़ रही है। तब मैंने ही गिरधारी से कहा था कि वह आज दोपहर घर आए और फर्जी कर्ज का नाटक करे। सुमन की सांसें रुक सी गई। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, गिरधारी को पता था कि रसीद मेरे पास है, इसलिए वह सिर्फ नाटक करने आया था ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात और जिम्मेदारी का एहसास हो सके। उसे कोई पैसा नहीं चाहिए था। वह तो बस मेरे एक इशारे पर यह तमाशा करने आया था ताकि तुम्हारा वह घमंड टूट सके जो इस घर को दीमक की तरह चाट रहा था। सुमन स्तब्ध खड़ी थी। जिस सास को वह अनपढ़ और बेकार समझती रही, वह महिला इतनी दूरदर्शी निकली कि उसने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई झगड़ा की, एक ही चाल में बहू के अहंकार को धूल में मिला दिया और घर की मर्यादा भी बचा ली। सुमन के घुटनों के जवाब दे गए। वह नीचे फर्श पर गिरी और अन्नपूर्णा देवी के पैरों को अपने हाथों में भींच लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सुमन की आवाज आंसुओं में डूब गई। मुझे आज समझ आया कि अनुभव और संस्कार क्या होते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने धीरे से झुककर सुमन को उठाया, उसके आंसू पोंछे और वहीं पीतल की चाबी का गुच्छा फिर से उसकी हथेली पर रख दिया। चाबी संभालना आसान है बहू, लेकिन घर को संभालना एक साधना है। अन्नपूर्णा देवी ने मुस्कुराकर कहा। सूरज अब ढलने को था। नीम के पत्तों से छन कर आती धूप अब शीतल लग रही थी। घर के आंगन में बरसों बाद एक सच्ची शांति का एहसास फैल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के संबंध में अगर आपको कोई राय है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।